अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 में एनर्जी वाले टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इनकी इंटर कन्वर्जन से पहले मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट बताता चलूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। Energy can convert from one form to another, but total energy remains constant। यानी हमारे पास अगर कोई भी केस है उसमें एक एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम जो है वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की आपस में इंटर कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमने सपोज किया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से h हाइट पर रेस्ट में पड़ा है। तो ये मास की पोजीशन A है। जब वो मास पोजीशन A पर मौजूद है तो उसकी ग्राउंड से जो हाइट है उसको हमने h से रिप्रेजेंट किया है। और हम क्या करते हैं, हम इस मास को यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। जब हम इस मास को यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे की डायरेक्शन में मूव करता हुआ आएगा। यानी यहाँ अगर इसके पास वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि वो रेस्ट में है, तो पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। जब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। मैंने आपको बताया है कि जब भी पार्टिकल नीचे को आता है यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। लिहाजा जब ये मास नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंचेगा, उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। यहाँ सारी एनर्जी पोटेंशियल थी, काइनेटिक 0 थी, क्योंकि यहाँ वो रेस्ट की कंडीशन में था, उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो अगर वेलोसिटी 0 होगी तो पॉइंट ए पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो v0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। पार्टिकल नीचे आ रहा है, उसकी वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो हम तीन डिफरेंट पोजीशंस की बात करेंगे। एक पोजीशन है हमारे पास A, दूसरी पोजीशन हमारे पास है B और तीसरी पोजीशन क्लोज टू ग्राउंड है जिसको हमने C सपोज किया हुआ है। तो जब ये पार्टिकल पोजीशन A पर मौजूद होगा तो पोजीशन A पर जब ये मास मौजूद है तो इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो h है। लिहाजा इस पार्टिकल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास आ जाएगी mg। m हमारे पास है इस पार्टिकल का मास, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और साथ में h हमारे पास उस पार्टिकल की हाइट आ जाएगी ग्राउंड से। तो पॉइंट A पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। चूंकि पार्टिकल पॉइंट A पर रेस्ट की कंडीशन में है यानी उसकी वेलोसिटी 0 है, तो पार्टिकल के रेस्ट में होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी, क्योंकि 1/2 mv² में v की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब अगर हम पॉइंट A पर पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकालें तो वो कैसे मिलेगी। इस पॉइंट पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐड कर देंगे काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारे पास पॉइंट A पर टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A जो हमारे पास है mgh, और इसमें ऐड कर देंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O जो कि हमारे पास 0 है। तो mgh में 0 को ऐड किया तो हमारे पास पार्टिकल की टोटल एनर्जी पोजीशन A पर आ जाएगी mgh। अब पार्टिकल पोजीशन A से हम ड्रॉप करते हैं, वो नीचे को आता है। जब वो पार्टिकल पोजीशन B पर है तो हम उसकी टोटल एनर्जी पता करना चाहते हैं। तो पॉइंट B पर उसकी टोटल एनर्जी के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उस पार्टिकल की पॉइंट B पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी में मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में हमेशा एक रेफरेंस के लिहाज से होती है। तो यहाँ हमने रेफरेंस इस ग्राउंड को माना है। तो जब पार्टिकल B पर होगा तो उसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो क्या होगी उसको हम समझ लेते हैं। तो जब पार्टिकल को हमने A से ड्रॉप किया, वो B तक आया, तो हम सपोज करते हैं उसने x डिस्टेंस कवर किया।
तो टोटल ए से सी तक हमारे पास डिस्टेंस था h, उसमें से हम ये x को माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, लिहाजा इसको हम लिखेंगे h माइनस एक्स। तो जब पार्टिकल B पर मौजूद होगा उसकी ग्राउंड से जो हाइट होगी वो हमारे पास आ जाएगी h माइनस एक्स, लिहाजा पॉइंट B पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे mg। अब हाइट कितनी है उसकी ग्राउंड से, वो है h माइनस एक्स। mg को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा mgh माइनस mgx। तो ये हमारे पास उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉइंट बी पर। अब स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी एट बी को पोटेंशियल एनर्जी एट ए से कंपेयर करें। ए पर पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, बी पर mgh में से mgx माइनस हो चुका है, यानी बी पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई होगी। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वो कहाँ गई होगी, क्योंकि हम कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया है ये कहाँ गया होगा, तो डेफिनेटली ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब हम पार्टिकल की पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो बी पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mv² होता है। पार्टिकल की बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसी वजह से उसके पास पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ अगर हम ये vb² फाइंड कर लें तो हमें पॉइंट बी पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी। तो vb को फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। vf हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा, यानी यहाँ जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो vb होगी, लिहाजा मैं vf को vb से रिप्रेजेंट करूंगा। और पार्टिकल यहाँ से आया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या थी, 0 थी, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट की कंडीशन में था। तो हमारे पास vi 0 आ जाएगा और vf जो है उसको हम vb लिखेंगे। हमें vb² चाहिए तो हम इस vi² को उठा के उधर ले जाएंगे तो वो 2as में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ये आ गया, एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा। मैंने आपको बताया जब पार्टिकल नीचे आता है तो एक्सेलरेशन प्लस g के इक्वल होता है, तो a की जगह g आ जाएगा। अब यहां से इधर तक आने में पार्टिकल ने s डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो x है, लिहाजा मैं इधर 2g के साथ x लिख सकता हूं और इसमें ऐड हो जाएगा ये vi² उधर जाके ऐड होगा तो vi हमारे पास 0 है तो ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर बच जाएगा vb²। यहां से हमारे पास vb² आ जाएगा 2gx। ये vb² की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2, ये मैस आ जाएगा और vb² की जगह हम लिख देंगे 2gx। तो ये 2gx हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो पॉइंट बी पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाएगी mgx। अब हम पॉइंट बी पर पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकालते हैं। उसके लिए मैंने पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड अप कर दिया। तो mgx हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, उसमें ऐड कर दिया हमने पोटेंशियल एनर्जी को जो कि हमारे पास ये थी। यहां से mgx प्लस का और mgx माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो एनर्जी बचेगी टोटल वो दोबारा से mgh आ जाएगी। तो पॉइंट ए पर पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। पॉइंट बी पर पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी है, mgh। यानी अभी तक टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। पॉइंट सी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि पॉइंट सी जो है वो क्लोज टू ग्राउंड है, यानी हम कह सकते हैं जब पार्टिकल क्लोज टू ग्राउंड होगा तो उसकी जो हाइट होगी वो 0 हो जाएगी। हाइट रेफरेंस से होती है, यहाँ रेफरेंस हम ग्राउंड को मान रहे हैं। तो जब पार्टिकल क्लोज टू ग्राउंड होगा तो h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगी। 0 होगी नहीं लेकिन हम इसे 0 कंसीडर करेंगे, यानी पार्टिकल ग्राउंड को हिट करने वाला है। अगर ये ग्राउंड है तो पार्टिकल इस पोजीशन पर मौजूद है तो ये हाइट जो है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम 0 कंसीडर कर रहे हैं। लिहाजा पॉइंट सी पर अगर हाइट 0 हो जाएगी तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है mg, हाइट की जगह 0 आ जाएगा
तो पॉइंट सी पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी। अब पॉइंट सी पर हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला है 1/2m। जो पार्टिकल की पॉइंट सी पर वेलोसिटी होगी उसी वजह से उस पार्टिकल के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। तो हमने वेलोसिटी को लिख दिया वी सी स्क्वायर। यहाँ से अगर हमें ये वी सी स्क्वायर पता लग जाए तो हमें पॉइंट सी पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी। तो उसके लिए दोबारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की। फाइनल वेलोसिटी अब हमारे पास वी सी होगी, उसको अलहदा कर लिया, वी आई स्क्वायर उधर जाके ऐड हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 0। अब जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ चुका होगा तो उसने h डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, लिहाजा मैं इस s की जगह जो है वो h लिख दूंगा और a जो है वो प्लस g के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास वी सी स्क्वायर आ जाएगा 2gh। ये वी सी स्क्वायर की वैल्यू हम अगर इसमें पुट कर दें तो हमारे पास पॉइंट सी पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2m और वी सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2gh। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो पॉइंट सी पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgh। अब स्टूडेंट्स पॉइंट सी पर जरा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करें। पॉइंट सी पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है 0 लेकिन काइनेटिक एनर्जी mgh हो चुकी है। और हमने ये देखा था कि केस ए में हमारे पास जब पार्टिकल ए पोजीशन पर था तो यही बात उलट थी, तब पोटेंशियल एनर्जी mgh थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब क्या है, अब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो mgh है। यानी जब पार्टिकल ए से गिर के नीचे सी पर पहुंचा तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी। पॉइंट सी पर अगर टोटल एनर्जी निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी डेट इज mgh और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी जो कि 0 है। लिहाजा पॉइंट सी पर हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी mgh। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो हुई है। यानी जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। जब वो ग्राउंड पर पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और जितनी टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बन गई, लेकिन टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है। लिहाजा हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो होल्ड करता है। अब हम बात करते हैं कि हमने अभी देखा कि अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है और जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होता है उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। लिहाजा अगर फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है, अगर हम फ्रिक्शन की फोर्स को इग्नोर कर दें तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। फर्ज करें पार्टिकल जब यहाँ पर मौजूद था जिसका मैस m है, वो जब पॉइंट ए पर मौजूद था तो उसकी वेलोसिटी वी आई थी। फर्ज कर लें वो मूव करता हुआ ऊपर से आ रहा है, यानी पॉइंट बी की बात कर लें, अगर हम इसको ए लेंगे फिर तो वेलोसिटी 0 होगी। अगर हम पॉइंट बी की बात कर लें तो फिर वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। बी और सी को कंपेयर कर लें तो क्या होगा, पॉइंट बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी और पॉइंट ये वाला जो है यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी पहले से इंक्रीज कर चुकी होगी क्योंकि पार्टिकल नीचे को आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी बड़ी होगी तो काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा उसकी ये हाइट जो है ग्राउंड से वो कम होती जाएगी जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से जो कि mgh1 है, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में से कम पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दें जो mgh2 है, यानी जब पार्टिकल यहाँ था उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1, जब वो यहाँ आया उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2 और चूंकि h2 h1 से कम है लिहाजा mgh2 mgh1 से कम होगा। इन दोनों को माइनस करें तो हमें पता लग जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना है। अब जिस वक्त पार्टिकल बी पर था मैंने अभी आपको बताया उसकी वेलोसिटी कम होगी, जब वो इधर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी जिसको हमने v2 बोला है। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये हमने लास्ट टॉपिक में सीखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी।
तो यहाँ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv2 स्क्वायर। उसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 mv1 स्क्वायर। इन दोनों में से 1/2 m कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इन दोनों में से mg कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा h1 माइनस h2। यानी जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे पास mg h1 माइनस h2 इक्वल होगा 1/2 m इंटू v2 स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। लेकिन अगर फ्रिक्शन की फोर्स है तो जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगा, क्योंकि अब पार्टिकल को फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगी, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। उस केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एफ एच। यहाँ एफ हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स है और एच हमारे पास वो डिस्टेंस है, यानी पार्टिकल अगर यहाँ से इधर तक एस डिस्टेंस कवर करके आया है तो इसी डिस्टेंस के दौरान उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क किया होगा वो फ्रिक्शन फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो चीजों में कन्वर्ट हो रही है, कुछ काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क में लॉस हो जाएगा।